Hello dear all, this is Avinash Kishore, your avian sir, present with the next topic of JEE Advanced Crash Course series. Topic is sound, waves and wave optics. ठीक है, तो पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें SHM यानी कि ऑसिलेशंस पे बेस्ड मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिए थे. इस लेक्चर में वेव्स और साउंड वेव्स, वेव ऑप्टिक्स के बारे में बात करेंगे. तो ऑसिलेशन एंड वेव्स एक टॉपिक के अंदर आता है. तो बड़े से चैप्टर है, इसमें मैकेनिक्स और इंटरफेरेंस वगैरह काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व रहती है. ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ वो क्वेश्चन सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड होंगे वेव्स, साउंड वेव्स और वेव ऑप्टिक्स के. ठीक है, YDSC जो है यंग्स डबल स्लिट से. ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं. क्वेश्चन है कि साउंड फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज S1 एंड S2, दीज टू आर कोहेरेंट सोर्सेज. ओके, S1 and S2 are produced in phase, ये दोनों सेम फेज में थे, and reaches a point P which is equidistant from both the sources. तो दोनों ही सोर्सेज से इक्विडिस्टेंस है ये P पॉइंट. करेक्ट है. इन नॉर्मल एयर द साउंड स्पीड इज V. नॉर्मल एयर में साउंड स्पीड V गिवन है. ठीक है, तो ये नॉर्मल एयर है, नॉर्मल एयर है. यहाँ एक जोन है X, जोन X has width D where air temperature is 4 times the normal air. Okay, so air temperature is 4 times normal air. Now what should be the minimum frequency of sound for which there is a minima obtained at P? ठीक है, तो मिनिमा ऑब्टेन होने के लिए फ्रीक्वेंसी मिनिमम क्या होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ D एंड स्पीड एंड ये सारी चीजें. ठीक, ट्राई कीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ. ओके, चलिए तो आई होप आपने कर लिया होगा. देखते हैं, सॉल्व करते हैं, आ जाइए साथ में. तो सॉल्यूशन इसका ऐसा है कि पहले कुछ कंसेप्ट्स को बिल्डअप करेंगे. क्या दिखा हुआ है यहाँ पे, एक हॉट एयर लिखा हुआ है और नॉर्मल एयर यहाँ पर है. तो स्पीड जो होता है ना, साउंड की जो स्पीड होता है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू, दिस इज V नॉट न्यू, इज प्रोपोर्शनल टू √T, है ना. अब टेम्परेचर 4 टाइम्स है तो फिर स्पीड क्या हो जाएगा वहाँ पे, V डैश बिकम्स 2 टाइम्स V, बिकॉज इट इज 4 टाइम्स, देयरफॉर स्पीड इज 2 टाइम्स. सही है, तो V डैश इस जगह पे साउंड की स्पीड क्या है, केवल इसकी बात कर रहा हूँ, कितना है 2V. ठीक, अच्छा, अब साउंड को यहाँ पे पहुँचने में जो टाइम का गैप मिलेगा, बिकॉज स्पीड हैज चेंज्ड, सो द टाइम डिफरेंस डेल्टा T ले लेता हूं. टू रीच P इज डिस्टेंस बाय स्पीड. ठीक है, 2V. तो इतने का टाइम का गैप अब आ जाएगा. ठीक है, दोनों से, यहां से जो पहुंच रहा है और जो ऐसे पहुंच रहा है उसमें टाइम का गैप आ जाएगा बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द स्पीड एट दिस रीजन. ठीक है, तो टाइम गैप मिल गया आपको. अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस. तो फेज डिफरेंस इज जस्ट लाइक एन एंगल, दैट कैन बी रिटन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम गैप. तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या लिख सकते हैं, 2 पाई फ्रीक्वेंसी. ठीक है, इनटू टाइम गैप. टाइम गैप क्या होगा, D/2D. तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गए. तो ये फेज डिफरेंस है. अब आपको ऑब्टेन क्या करना है, देयर इज मिनिमा. तो मिनिमा ऑब्टेन करने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, फॉर मिनिमा द फेज डिफरेंस शुड बी 2n+1 पाई. मैंने ये वर्ड यूज कर लिया, इस तरह से यूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है. अब मिनिमम की बात हो रही है ना. सो देयर इज ऑब्टेन फॉर विच मिनिमम फ्रीक्वेंसी. तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए ये मिनिमम वैल्यू होना चाहिए, है ना, दैट इज इट शुड बी पाई. तो यहाँ पे लिखो, इस चीज को लिखो, क्या लिखोगे यहाँ पे, पाई इंटू F इंटू D बाई V
शुड बी इक्वल्स टू, मिनिमम की बात हो रही है तो मिनिमम लेंगे तो पाई आएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या निकल के आ गई, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वी बाई डी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वी बाई डी, ये होगा मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो बिल्कुल कंसेप्चुअली इसको तैयार किया गया है, कोई बड़ी चीज़ इसमें है नहीं, और छोटे छोटे चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप एनालाइज करो। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। देखिए क्या आ रहा है, अ साउंड सोर्स इज मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है ऑफ रेडियस आर एट ए स्पीड यू, ठीक। चलो तो सर्कल बना लेते हैं, आ जाओ। तो सर्कल बन गया हॉरिजॉन्टल सर्कल ऐसे, ठीक है। A stationary receiver lies in same plane at a distance d from the center of the circle. तो center of the circle से at a distance d पर रख दिया गया, and this d is greater than r, इसलिए मैंने बड़ा बना दिया है, ठीक है। and the radius is r, ये रेडियस r है इसका, ठीक है। It receives minimum and maximum frequency, यहाँ एक डिटेक्टर है, a stationary receiver lies in the same plane, तो there is a receiver, इसको रिसीवर लिख देता हूँ यहाँ पर, तो रिसीवर R लिख देता हूँ, ठीक है, नहीं रेडियस से कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, रिसीवर ही रहने देते हैं, चलो ठीक है। इट रिसीव्स मिनिमम एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड पीरियोडिकली, तो पीरियोडिकली इसको मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मिलता रहता है। फाइंड द टाइम आफ्टर रिसीविंग मिनिमम फ्रीक्वेंसी, द डिटेक्टर विल रिसीव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो आपको टाइम गैप बताना है, मिनिमम के बाद मैक्सिमम कब आ रहा है, तो पहले मिनिमम फिर उसके बाद नेक्स्ट मैक्सिमम ही बताना है कि वो टाइम गैप क्या है, ठीक है। चलो ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है। चलो कर लिया होगा आपने, देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब रिसीव करेगा और मिनिमम कब करेगा, इसको समझते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, मैक्सिमम तब करेगा जब ये मान लो सर्कल में ऐसे घूम रहा है, ओके, और इसकी साउंड की जो स्पीड है ना, वो इस टेंजेंट के अलोंग है ऐसे, ठीक है। तो इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में हो तो इसकी वेलोसिटी इधर होनी चाहिए, ठीक है, तब ये मैक्सिमम रिसीव करेगा। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम रिसीव करता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एफ, ठीक है, ऐसे रिसीव करता है, तो ये यू हो गया। उसके बाद मिनिमम अभी रिसीव करेगा, इसको थोड़ा और आगे ले चलते चलो। मिनिमम कब करेगा, जब ये इससे अवे जा रहा होगा, ठीक है, स्पीड में कोई चेंज होगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, एट स्पीड यू यूज कांस्टेंट ही है क्वेश्चन में, ठीक है। तो जब ये इसके अलोंग इसकी वेलोसिटी होगी तभी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिसीव करता है। चलिए, तो ऐसे यू इधर होगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसको मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिसीव होगी, ठीक। अब सुनो, इसका मतलब वो इस पॉइंट से लेट्स से दिस इज ए पॉइंट से जब वो बी पॉइंट पहुंचता है उसी समय टाइम का गैप होगा। तो यहाँ पे मिनिमम रिसीव हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम रिसीव हो रहा है ना। तो यहां से यहां पहुंचने का जो टाइम लगेगा दैट इज माई आंसर, करेक्ट। तो मैं इसको टेंजेंट बनाया हूं तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। सिमिलरली ये भी एक 90 डिग्री होगा, ओके। तो अगर ये डी है, ये वाला डी है और ये रेडियस है, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स बराबर है, थीटा थीटा, करेक्ट। तो एंगुलर के तरीके से इसको सॉल्व करता है, ओके। तो डिस्टेंस कवर्ड इज दिस आर्क लेंथ इनटू रेडियस, तो ये आर्क लेंथ क्या होगा,
ये वाला एंगल होगा। इसको कैसे निकालोगे? 2 पाई माइनस 2 थीटा। तो ये एंगुलर तरीके से इसको जाना है, उसमें जो टाइम गैप लगेगा वो मेरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। सही। अच्छा, तो अब मुझे थीटा नहीं पता, थीटा सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो आर और डी के टर्म्स में आराम से लिख सकते हो आप। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आर बाई डी। तो व्हाट इज थीटा इक्वल्स टू? थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स आर बाई डी। ठीक है, इतना एंगल थीटा है, तो डबल कर दोगे तो टोटल एंगल आ जाएगा। तो यहां से यहां पहुंचने का जो टाइम का गैप है बस वो निकालना है। आ जाओ, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है 2 पाई माइनस 2 थीटा, 2 पाई माइनस 2 थीटा, मैंने 2 कॉमन ले लिया, ओके, इंटू आर। एंगल इंटू आर इज आर्क लेंथ, थीटा इंटू आर इज आर्क लेंथ आ गया, डिवाइडेड बाई स्पीड। तो टाइम आ चुका है, तो क्या हो जाएगा 2r बाई यू, कॉमन ले लिया मैंने, और अंदर क्या आया पाई माइनस थीटा, और थीटा क्या है? कॉस इनवर्स r बाई बी। तो कॉस इनवर्स r बाई डी, ये हो गया टाइम का गैप। ठीक है, तो इतना टाइम लगेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल था, सिर्फ एक चीज ध्यान रखना था कि मैक्सिमम कब रिसीव होगा, मिनिमम कब रिसीव होगा। ओके, तो बिकॉज द डिटेक्टर इज एट रेस्ट, रिसीवर इज एट रेस्ट, तो सोर्स अगर उसके तरफ आता है तो ही फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होता है, और जब उसे रिसीड करता है, मूव अवे फ्रॉम द डिटेक्टर, तब फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो कम रिसीव होगी, मिनिमम रिसीव होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Okay, next question is on your screen. In a region, air pressure and the volume are related as this. ठीक है? Where alpha is constant. Consider air as an ideal gas of density rho. Find the sound velocity in the air. ठीक है? तो sound velocity in the air आपको निकालना है। ट्राई कीजिए। चलिए अब मैं करके दिखाता हूँ आपको। साउंड वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए, वो बल्क मॉड्यूलस ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय डेंसिटी होता है ना, बल्क मॉड्यूलस। अब बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू क्या होगी? तो बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू होगी माइनस वी डी पी बाई डी वी। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब डी पी बाई डी वी की वैल्यू आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, ये जो रिलेशन गिवन है यहां से निकाला जा सकता है। तो अगर P इज इक्वल्स टू अल्फा वी स्क्वायर, तो dP बाई डी क्या होगा? dP बाई डी मतलब आप v के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, तो माइनस 2 अल्फा बाई वी क्यू, ये आएगा, है ना, v के पावर में -2 है। ठीक है, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, फिर इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो v निकल आएगा। तो पहले बल्क मॉड्यूलस निकाल लें, फिर रो की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बल्क मॉड्यूलस क्या आ जाएगा? ठीक है, दिस इंप्लाइज बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू माइनस वी इंटू -2 अल्फा बाई वी क्यू। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये v से v स्क्वायर बन गया, तो 2 अल्फा बाई वी स्क्वायर इज बल्क मॉड्यूलस। अब बल्क मॉड्यूलस यहाँ रखेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि क्यों ना मैं प्रेशर के टर्म्स में इसको रिलेट कर दूँ, है ना। देखो कैसे, अल्फा बाई वी स्क्वायर इज पी, तो उसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 2p, है ना, 2p मतलब जो प्रेशर होगा एयर का उसको ट्वाइस। बस ये सिंपल दिख रहा है, इसको यहाँ रख देते हैं। तो स्पीड इज इक्वल्स टू 2p बाई रो। ठीक है, तो कभी भी एक गिवन हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे दे आपको, कोई भी सिचुएशन दे दे इस तरह का, उसको आपको क्या करना होता है?
डिफरेंशिएट करना होता है और डिफरेंशिएट करके इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। कभी और भी किसी तरीके से रिलेटेबल हो, ठीक है ना, तो ऐसे करते हैं, ये इसकी स्पीड हो गई 2p/ρ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज AB इज सिलेंडर ऑफ लेंथ 1 मीटर, ठीक है, fitted with thin flexible diaphragm C at the middle and the two other thin flexible diaphragm at the ends A and B। तो ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ऐसे एक सिलेंडर है, तो ये सिलेंडर है, मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखा दिया है। तो ये A है, ये B है और बीच में C है ऐसे, ओके। C at the middle and the two other flexible diaphragm ends A and B which do not allow outside air to mix with the H2 and O2। तो यहाँ पे H2 और O2 है, हाइड्रोजन गैस है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का गैस है, ठीक है। Find minimum frequency of tuning fork which can establish sustained stationary wave with C as node given the speed of hydrogen and oxygen is this। तो यहाँ पे आपको नोड चाहिए और सस्टेन्ड स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस करना है, तो कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ठीक है, ट्यूनिंग फोर्क की कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ठीक है। ट्राई कीजिए थोड़ी देर। चलिए, तो कर लिया होगा आपने, ठीक है। देखिए क्या क्या कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है। ये चीज जो है, ये सिलेंडर है, तो ये पोर्शन ऐसे खुला होगा ये, ठीक है, ऐसा है कुछ। तो यहाँ नोड बनना है, इस जगह पे क्या बनना है, नोड, और यहाँ क्या बनेगा फिर, एंटी नोड, और यहाँ पर भी एंटी नोड। तो ये बस इस तरह से है कि कोई नया एयर ना आ जाए उस पे, उसके लिए है। ऑल्दो ये पोर्शन खुला जैसा ही रहेगा, तो एंटी नोड ही बनने वाला है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर भी एंटी नोड ही बनेगा। बस ये डायफ्राम का काम क्या है, एयर नया ना आए, ऑक्सीजन ही रहे यहाँ पे, यहाँ हाइड्रोजन ही रहे, ठीक है। अच्छा, तो मैं अगर इतने दूर के लेंथ को L ले लेता हूँ और इतने दूर के लेंथ को L ले लेता हूँ, तो L की वैल्यू क्या होगी, ये 1 मीटर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.5 मीटर, ठीक है, तो 0.5, और ये भी क्या है, 0.5, ठीक है। तो अगर सस्टेन्ड स्टेशनरी वेव मुझे प्रोड्यूस करना है, तो तभी होगा जब दोनों में स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हो रहा हो, ठीक है, दोनों ही गैसेस में स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होगी, तभी सस्टेन्ड स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस्ड रहेगा पूरे टाइम, ठीक। तो इसमें स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करने के लिए फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए, तो फॉर स्टैंडिंग वेव SW स्टैंडिंग वेव इन हाइड्रोजन गैस, कंडीशन क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए उसकी, तो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए H2 की, याद है आपको, 2n+1 V/4L, क्योंकि यहाँ नोड, यहाँ एंटी नोड है ना, तो नोड एंटी नोड अगर होगा तो λ/4 होगा उनके बीच का डिफरेंस, तो ये सीधा आ जाता है 2n+1 V/4L। तो V क्या लोगे, V ऑफ H2, ठीक है। और स्टैंडिंग वेव, फॉर स्टैंडिंग वेव इन O2 गैस, इसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या बन के आ रहा है, फ्रीक्वेंसी O2 का 2m ले लेंगे, हो सकता है ये फर्स्ट में, वो थर्ड में, वो थर्ड में, वो सेकंड में हो, तो इसीलिए ये दोनों सेम नहीं है, ये m ले लिया मैंने, m+1 फ्रीक्वेंसी O2 बाई 4L, लेकिन लेंथ जरूर वही है, ठीक है, और ये भी नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस है, तो वो भी 4L ही होगा। अच्छा, अब क्योंकि ट्यूनिंग फोर्क एक ही सेम ट्यूनिंग फोर्क है, तो जो भी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी स्टैंडिंग वेव की, वो सेम ही प्रोड्यूस होगी, तो इन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 2n+1 VH2/4L इक्वल्स टू 2m+1 VO2/4L, तो 4L हो गए कैंसिल, तो 2n/2m+1 है ना, 2n+1/2m+1 को क्या लिखोगे,
स्पीड ऑफ O2 बाय स्पीड ऑफ H2। O2 का क्या है 300 और इसका कितना है 1100। ठीक है, तो 0 0 कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 3/11। अब क्योंकि यहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी की फिर से बात हो रही है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए इसकी वैल्यू 3 ही ले लो और इसकी वैल्यू 11 ही ले लो। ऑल्दो ये इसका मल्टीपल आएगा, है ना, लेकिन मिनिमम की बात हो रही है, तो फॉर मिनिमम, फॉर एफ मिनिमम आप बोल सकते हो कि 2n+1 की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। तो बस यहां डाल दो इस जगह पे, सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ रहा है 2n+1 की जगह क्या रखोगे 3 VH2R बाय 4L। ठीक है, तो VH2 क्या है 1100, तो 3 × 1100 डिवाइडेड बाय 4 × 0.5। ठीक है, सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने पे आ जाना चाहिए 1650 हर्ट्ज। ओके, तो दिस इज योर आंसर। ठीक, सॉल्व करो, देखो क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। 3 हार्मोनिक सोर्सेस ऑफ फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज, 401 हर्ट्ज, 402 हर्ट्ज ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड आर ईच साउंडेड टुगेदर। तीनों को एक साथ प्रोड्यूस कर दिया गया। अ डिटेक्टर रिसीव्स वेव्स डायरेक्टली फ्रॉम दीज 3 सोर्सेस साइमल्टेनियसली। एक साथ तीनों से वो डिटेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, इट कैन डिटेक्ट सिग्नल ओनली इफ द एम्पलीट्यूड इज मोर देन ए। इनकी जो इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड है उससे अगर ज़्यादा होगा तभी डिटेक्ट कर पाएगा। ठीक है, अदरवाइज इट रिमेन्स आइडल। तो आइडल कब होगा जब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज लेस देन ए। फाइंड द बीट फ्रीक्वेंसी, फाइंड द बीट फ्रीक्वेंसी registered by the detector and the time for which the detector remains idle in each cycle। कितने टाइम तक वो आइडल रहा और बीट फ्रीक्वेंसी क्या रिसीव होगी। ठीक है, ट्राई करो थोड़ी देर। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। चलिए, तो क्या आंसर आया नोट डाउन कर लीजिए इस सोल्यूशन से। तो पहले एक काम करता हूँ, मैं इसको वेव प्रोड्यूस कर लेता हूँ, है ना। फ्रीक्वेंसी गिवन है तो उसकी जो कोरस्पॉन्डिंग वेव होगी वो किस तरह से आएगी। तो वेव की इक्वेशन लिख लेते हैं, y = a साइन, हार्मोनिक सोर्सेज है तो a साइन 2πf, 2πft। तो 2π से अगर मल्टीप्लाई करोगे इसको तो क्या बन जाएगा 800 पाई, 2πf हो गया इंटू टी। तो ये इसकी ऑसिलेशन हो गई। ठीक है ना, हार्मोनिक सोर्सेज हैं तो ऑसिलेशन वाले बस मैं नोट कर रहा हूँ। ठीक है, नंबर 2 a साइन, इसका डबल कर दो तो क्या आ जाएगा 802 पाई टी। ठीक है, y3 a साइन, इसका डबल कर दो तो 804 पाई इंटू टी। तो ये मेरा वेव मतलब ऑसिलेशन वाली इक्वेशन आ गई। अब अगर इसकी इंटरफेरेंस होनी है तो इंटरफेरेंस मतलब क्या होगा, रिजल्टेंट इनको ऐड करना होता है ना, यही इंटरफेरेंस होता है। दे आर साउंडेड टुगेदर, तो एक साथ हो रहा है तो वहाँ पे इंटरफेरेंस होगी। इंटरफेरेंस मतलब इनका एडिशन होगा। तो यहाँ से ए कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन 800 पाई टी प्लस साइन 80 पाई टी प्लस साइन 804 पाई टी। सही है, ओके।
अब सुनो, इनको जोड़ेंगे कैसे। मैंने साइन के बारे में पढ़ा था, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, यही होता है। तो कौन से दो को लें, तो आपको लग रहा होगा इन दोनों को ले लेते हैं, बाद में फिर इन दोनों को ले लेंगे। बट मुझे यहाँ एक ऐसा नंबर दिख रहा है जिसका एवरेज, इन दोनों का एवरेज ये है, सी प्लस डी बाई 2 मतलब एवरेज ही तो हुआ। तो इसको इससे जोड़कर बाई 2 करोगे तो ये आ जाएगा। तो क्यों ना इन दोनों को करें, इन दोनों को साइन सी प्लस साइन डी पर यूज कर लें, ठीक है। तो उससे बहुत फायदा हो जाएगा। देखिए क्या होगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इज 802 पाई टी, है ना, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो इसका डिफरेंस हो गया 4 बाई 2, 2 हो गया, तो 2 पाई टी, ठीक है, ये हो गया। और ये ऐसे ही रहेगा इधर, प्लस साइन 802 पाई टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी साइन 802 पाई है, यहाँ भी साइन 802 पाई है, तो इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं, इसलिए मैंने ये काम किया। तो कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू साइन को a कॉमन लिया और साइन भी कॉमन लिया, राइट। तो a यहां से आपने साइन कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 प्लस 2, मैंने इसको पहले लिखा, इसको बाद में लिखा है ना, 1 प्लस 2 कॉस क्या है यहाँ पर 2 पाई टी, ठीक है। और उसके बाद जो मैंने कॉमन लिया था वो मैं बाहर लिख देता हूँ, साइन 802 पाई टी, ठीक है, 802 पाई टी। अब देखो ध्यान से, ये एक ऑसिलेशन की तरह दिख रहा है, जिसमें ये क्या बन गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, क्या बन गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब समझो ध्यान से कि इट कैन डिटेक्ट सिग्नल ओनली इफ द एम्पलीट्यूड इज मोर देन ए, तो ये आर की वैल्यू मोर देन ए होगी तभी डिटेक्ट होगा। फाइंड द बीट फ्रीक्वेंसी रजिस्टर्ड बाय द डिटेक्टर एंड द टाइम फॉर विच द डिटेक्टर रिमेन्स आइडल इन ईच साइकिल, ठीक है। अब आपको यहां से सॉल्व करना शुरू करना होगा, देखो ध्यान से। तो आइडल की कंडीशन क्या है, इट डिटेक्ट्स ओनली व्हेन इट इज मोर देन ए, तो अगर मोर देन ए है तो इसका मतलब ये लेस देन इक्वल्स टू ए रहेगा, तो ये आइडल रहेगा। फॉर आइडल, आइडल रहने के लिए इसकी एम्पलीट्यूड लेस देन इक्वल टू भी ए हो जाए तब भी वो आइडल रहेगा। तो अगर इक्वल टू ए है, इफ दिस इज ओनली ए, देन दिस पोर्शन शुड बी इक्वल्स टू 0, तो आप लिखोगे 2 cos 2 पाई टी शुड बी इक्वल्स टू 0। तो अगर ये 0 होगा तो ये क्या होना चाहिए, 2 पाई टी, ये किसका मल्टीपल आना चाहिए, है ना, ये पाई बाई 2 से शुरू होना चाहिए, सही है, कि जब cos अंदर में पाई बाई 2 होगा तभी वो 0 होना शुरू हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अगर आप जनरल सोल्यूशन लिखना चाहते हो तो मैं लिख रहा हूँ, है ना, होता है ना 2n + 1 पाई बाई 2 होता है जनरल सोल्यूशन, सही है। तो मैं 2-3 ही ले लेता हूँ बस, ठीक है। तो एक होगा 2 पाई टी इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो इससे t क्या आ जाएगा, t आ जाएगा 1/4 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट ले लेता हूँ मैं 2 पाई टी शुड बी इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2, ठीक है। तो पाई कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3t इक्वल्स टू t/4 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा 5 पाई बाई 2, 2n
2 पाई टी इक्वल्स टू 5 पाई बाई 2, तो टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5 बाई 4 सेकेंड्स, ठीक है। तो जो टाइम का गैप आ रहा है इतने में क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड जो है वो ए के इक्वल हो रही है। इसका मतलब टाइम का गैप कितना आ रहा है, हर दो के बीच का गैप कितना आ रहा है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2 बाई 4, 2 बाई 4 मतलब 0.5 सेकेंड्स। तो जो टाइम का गैप है ये आ गया, फॉर विच इट रिमेन्स आइडल इन ईच साइकिल इज दिस, ठीक है। तो ये बात तो हो गया। अब बीट फ्रीक्वेंसी का रह गया, व्हाट इज द बीट फ्रीक्वेंसी रजिस्टर्ड बाय द डिटेक्टर। तो बीट फ्रीक्वेंसी के लिए फ्रीक्वेंसी रिसीव होनी पड़ेगी, तो रिसीव होने के लिए ये वाला जो वैल्यू है ना, कॉस वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए +1। तो इसकी वैल्यू आप +1 लेकर टी का सोल्यूशन निकाल लो, टाइम का, उसका 1/t करोगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, वही बीट फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो इतना आप नोट करो, फिर मैं इसको 1 करके सॉल्व करूंगा, ओके। चलिए, तो ये आइडियल वाली बात हो गई थी। अब इधर सॉल्व करते हैं, आ जाओ। देखो, बीट फ्रीक्वेंसी निकालना है तो मैक्सिमम कब होगा वो जरा पता कर ले। तो 2 cos 2 पाई टी शुड बी इक्वल्स टू 1, वो कब होगा, एंड इट इज 2n पाई, 2n पाई पे n इक्वल्स टू 0 से शुरू करना है, तो 0 पर होगा, ठीक है। तो t इक्वल्स टू 0 हो गया एक, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर जब ये 2 पाई होगा, तो जब ये 2 पाई होगा, सॉरी 2 पाई टी इक्वल्स टू 2n पाई, है ना। तो एक हो गया 0। दूसरा क्या होगा, जब ये 2 पाई होगा, 2 पाई में 2 कैंसिल हो गया, 2 पाई कैंसिल, तो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। उसके बाद 3 डालो, तो फिर इसका मल्टीपल ही आना शुरू हो जाएगा, फिर 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। इसका मतलब हर 1 सेकेंड के गैप पे आपको मैक्सिमा मिल रहा है, ठीक है, आफ्टर एवरी 1 सेकेंड। देयरफॉर बीट फ्रीक्वेंसी इज 1 हर्ट्ज, क्योंकि हर 1 सेकेंड पे आपको 1 सेकेंड के गैप पे मैक्सिमा मिल रहा है, और हर आधे सेकेंड के गैप पर वो आइडियल रह रहा है, सही है। तो दोनों क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो गया, करेक्ट। तो देखो, ये टॉपिक मैथ्स के साथ काफ़ी इन्वॉल्व रहता है, ट्रिग्नोमेट्री का भी यहाँ पे यूज़ किया मैंने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीनियर डेंसिटी ऑफ वायर अंडर टेंशन T वेरीज लीनियरली फ्रॉम μ1 to μ2, ओके। कैलकुलेट द टाइम दैट द पल्स वुड नीड to pass from one end to the other end and the length of the wire is L। तो एक एंड से दूसरे एंड पहुंचने में कितना टाइम लगेगा अगर मास डेंसिटी ही वेरिएबल हो, तो कैसे करेंगे। 2 मिनट टाइम देता हूं, ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूं। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो μ2 है, म्यू है, मतलब इसका फंक्शन आपको डिराइव करना पड़ेगा, ओके। तो क्योंकि ये लीनियरली वेरी कर रहा है, लीनियरली, तो मान लेते हैं इस तरह से लीनियरली वेरी कर रहा होगा, तो म्यू वर्सेस एक्स ऐसा है। तो क्या लिखते हैं इसको, y इक्वल्स टू mx प्लस सी लिखते हैं। तो इसका m क्या होगा, तो फ्रॉम μ1 टू μ2, तो इसका स्लोप हो गया μ2 माइनस μ1 बाई l। समझ पा रहे हो, ये μ1 से शुरू हो रहा है और μ2 तक जा रहा है, कब, जब l है, तो ये μ2 है, ओके। तो स्लोप कैसे लिखोगे, ये वाली क्या है, μ2 माइनस μ1, ये क्या है, l। तो स्लोप क्या हो गया, μ2 माइनस μ1 बाई l। तो y हो गया म्यू, स्लोप हो गया μ2 माइनस μ1 बाई l, और x को x ही रख दिया। c क्या होगा, when x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 पे क्या है, μ1, ओके। तो ये आ गया म्यू एज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अब मुझे स्पीड निकालना है, तो आपको स्पीड पता है,
क्या होता है, अंडर रूट टी बाई म्यू, ये होता है. नाउ दिस म्यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, therefore this speed you have to write as dx by dt. क्योंकि आपको टाइम निकालना है एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचाने के लिए, अंडर टेंशन लिखा हुआ है. ठीक है, तो ऐसे समझ लो ये वायर है विच इज अंडर टेंशन. तो यहाँ μ1 है, यहाँ μ2 है, और इसमें से पल्स इससे में जा रहा है, तो t बाई म्यू होगा. टेंशन इसमें कांस्टेंट है इस बार. ठीक है, अब म्यू की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे तो म्यू बिकम्स फंक्शन ऑफ एक्स, और ये t हो गया. तो चलो इसको रीअरेंज कर लेते हैं. तो t बाई μ2 माइनस μ1 बाई एल इंटू एक्स प्लस μ1. ठीक है, इसको रूट कर लो. ठीक, dx बाई dt. तो इसका जो x है वो इसके साथ आ जाएगा, और इसका जो dt है वो इधर चला जाएगा. तो रीअरेंज कर लो, आ जाओ. तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट कर देंगे बाद में. तो इसको मैंने पहले कर दिया. ये हो गया μ2 माइनस μ1 बाई एल इंटू एक्स प्लस μ1 इंटू डी एक्स. और रूट किस में है, पूरे में है, तो पूरे में रूट ले आओ ऐसे. ठीक है, और इसके साथ इधर चला जाएगा, तो रूट टी डी टी का इंटीग्रेशन. तो जब t इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू l एट टाइम t. क्लियर है. अब इंटीग्रेशन करना है सिर्फ, तो इसका क्या आंसर आएगा बताओ. ये टर्म कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है. यहाँ पे रूट एक्स मतलब रूट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो गया. तो रूट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3/2 पावर में होगा, और डिनोमिनेटर में t/2. तो ऊपर रीअरेंज होगा तो बन जाएगा 2/3. इसकी ये कोफिशिएंट है, इससे डिवाइड हो जाएगी. ठीक है, तो इसको जरा लिख लें ऊपर. ये आ जाएगा μ2 माइनस μ1 बाई एल, है ना, ये बाई एल के पावर में 3/2, मतलब ये पूरे में हो गया x प्लस μ1 होल टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई μ2 माइनस μ1 बाई एल. ठीक है, तो l चला जाएगा ऊपर, और इसमें फिर आपको क्या करना है, लिमिट रखना है 0 टू l, और इधर रूट t और इधर हो जाएगा t. ठीक है, इसकी लिमिट भी चलो रख देना 0 टू t. बस इसको सॉल्व कर लेना है आपको. ठीक है, इसको रीअरेंज करो, सॉल्व करो, वैल्यू रख के आंसर बता दो. तो मैं आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे 2l/3 रूट t नीचे आ गया. μ2 के पावर में 3/2 माइनस μ1 के पावर में 3/2 डिवाइडेड बाई μ2 माइनस μ1. ये आ गया टाइम. ओके, तो दिस इज योर आंसर. नोट डाउन कर लो, समझ आ गया. बस ये वेरिएबल लीनियर डेंसिटी का क्वेश्चन लिया था मैंने. ठीक है, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है, पढ़िए. 2 साउंड सोर्सेज ईच ऑफ एम्पलीट्यूड a आर हैविंग फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज एंड 120 हर्ट्ज. तो 2 सोर्सेज हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है और एम्पलीट्यूड लेकिन सेम है. एट अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द सोर्सेज a sound detector is placed which can detect sound only if its amplitude is more than √3a. Find the time duration for which the detector does not detect any sound. तो इसको ट्राई करो 2 मिनट. चलो, तो कर लिया होगा आपने. आओ देखते हैं इसको. देखिए 2 साउंड सोर्सेज हैं, तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ ऐसे. एक सोर्स यहाँ पर जो कि यहाँ पहुँचा रहा है, और दूसरा सोर्स यहाँ पर, दोनों इक्वी डिस्टेंस है. ठीक है, और इस पॉइंट को ले लेते हैं D, डिटेक्टर है यहाँ पर.
तो दो सोर्सेज हैं ये है 100 हर्ट्ज, तो 100 हर्ट्ज का पहला है और जो दूसरा है वो 120 हर्ट्ज का है। ठीक है, अब यहाँ से जब दोनों सोर्सेस पहुँचेंगे तो यहाँ पे इंटरफेरेंस होगा, है ना, और इनकी एम्पलीट्यूड सेम है, ए है, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होने के कारण बीट फ्रीक्वेंसी रिसीव होगी। ठीक है, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगा? बीट फ्रीक्वेंसी इज डेल्टा एफ, दैट इज डिफरेंस F2 माइनस F1, तो बीट फ्रीक्वेंसी इज 20 हर्ट्ज। ठीक, अब इसी बीट फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एम्पलीट्यूड रीचिंग ओवर हियर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को क्या लिखेंगे? 2 पाई डेल्टा एफ, दैट इज 40 पाई। ये हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्सेज रीचिंग ओवर देयर, है ना। अच्छा अब सुनो, क्योंकि इंटरफेरेंस होगा तो इंटरफेरेंस में हमने सीख रखा है कि उनकी एडिशन कैसी होती है? वेक्टर की तरह एडिशन होती है ना। तो इंटरफेरेंस मतलब एडिशन ही है, लेकिन वेक्टर तरीके से होता है। तो एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड a है, दूसरा भी वेक्टर उसकी भी मैग्नीट्यूड a है, और उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा? तो एंगुलर फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस कैसे लिखेंगे? यही ओमेगा इंटू टी, ये ओमेगा इंटू टी, सही है। तो इसको ओमेगा टी लिख देता हूँ। ठीक, अब इंटरफेरेंस होगा मतलब एडिशन करेंगे तो एम्पलीट्यूड नेट क्या आएगा? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए नेट इज रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो यहाँ भी 2a स्क्वायर है, यहाँ भी 2a स्क्वायर है, दोनों को अगर कॉमन ले लो तो यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा आएगा, है ना, 1 प्लस कॉस थीटा आएगा। तो 2a स्क्वायर को आपने कॉमन लिया तो यहाँ आ गया 1 प्लस कॉस ओमेगा टी। ओके, अब मैं क्या कह रहा हूँ, 1 प्लस कॉस थीटा को हाफ एंगल में खोलोगे तो क्या आएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। ओके, अब इन दोनों का सेम है यहाँ पे, मतलब ये बाहर आ जाएगा, 2 बनेगा, इससे भी मतलब आप कंप्लीट यहाँ से स्क्वायर रूट लगाओगे तो ये बाहर आ जाएंगे। तो एक 2 एक a कॉस ओमेगा टी बाई 2, तो ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। ठीक है, अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड √3a से जब तक ज़्यादा होगा तभी वो डिटेक्ट कर पाएगा। तो आप पता कीजिए कि कब तक √3a बाई, तो √3a कब तक ये रिजल्टेंट होगा, √3a कब तक होगा, है ना, और कब तक नहीं होगा। जब तक नहीं होगा तब तक डिटेक्टर डिटेक्ट नहीं करेगा। तो फाइंड द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच द डिटेक्टर डज नॉट डिटेक्ट एनी साउंड, मतलब इसकी एम्पलीट्यूड जो है वो √3a से कम कितने ड्यूरेशन तक हुई, वही मेरे क्वेश्चन का आंसर है। तो इस टाइप के रिजल्टेंट को कैसे सॉल्व करते हैं? तो देखो आपको साफ दिख रहा है ये एक SHM की तरह है, तो क्या इसको फेजर में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो फेजर से इसको देखना बहुत आसान पड़ेगा, आप ट्राई कीजिए, मैं अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ। प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं,
आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स है, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। चलो तो सॉल्व करते हैं। देखो मेरे लिए है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए नेट इक्वल्स टू 2a कॉस, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ ω/2 इंटू टी, ऐसे लिख लेता हूँ। इसका फेजर मुझे बनाना है, तो इसको आप इमेजिन करो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ठीक है। अब इसकी एम्पलीट्यूड √3a, इधर भी हो सकता है, एम्पलीट्यूड नहीं पोजीशन, हाँ ये वाली एम्पलीट्यूड मतलब रिजल्टेंट। तो इसकी मैक्सिमम क्या है 2a, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक 2a है, ओके। तो √3a इस जगह भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, दोनों साइड होगा √3a, ठीक है। और ये इसकी मैक्सिमम है, 2a है यहाँ तक, ठीक है ना, ये 2a है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप सर्कुलर मोशन क्रिएट करो ऐसे, ठीक, तो ऐसे बन जाएगा आपका, ये मीन पोजीशन हो गया, है ना। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी जो इसकी कम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है 2a, ठीक है। और ये ω/2 से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा होगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे ω/2 है और ओमेगा की वैल्यू 440 पाई है, ठीक है, ओके। तो अब आपको एंगल बस पता करना है, तो टाइम अपने आप ही पता चल जाएगा। तो सुन लो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्टिकल यहाँ होगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्टिकल यहाँ पर होगा, ठीक, ऐसा। तो जब तक पार्टिकल √3a से छोटा पे हो, इसके इधर कितना है लेस है, इसके इधर कितना है √3a से ज़्यादा है ना, यहाँ तक कितना है 2a है। तो क्वेश्चन में गिवन था जब तक √3a से ज़्यादा ना हो तब तक डिटेक्ट नहीं होगा। तो कब तक डिटेक्ट नहीं होगा, व्हेन द पार्टिकल इज फ्रॉम पॉइंट P to Q। तो जब ये P to Q जाता है तब डिटेक्ट नहीं होगा। उसके बाद फिर यहाँ से जैसे ही जाना शुरू होगा √3a से ज़्यादा हो जाएगा, फिर यहाँ तक होगा डिटेक्ट, फिर लौट कर आएगा तब भी होगा डिटेक्ट, ठीक है। फिर जब इधर लौट कर आएगा तब फिर डिटेक्ट नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो टाइम है उसके लिए मुझे एंगल ढूंढ के निकालना है, ओके। तो मैं यहाँ पर ऐसे एक ट्रायंगल बना लेता हूँ ऐसे, ओके। तो मुझे ये एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, दिस एंगल। तो दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, तो ये भी थीटा होगा, सही है। तो यहाँ पे बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये कितना है 2a है ना, क्योंकि इसकी रेडियस 2a है। तो √3a/2a, ये दोनों कैंसिल, तो √3/2 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको साइन थीटा निकालना है, ओके, सही है। साइन थीटा इज √3/2a, साइन थीटा इज √3/2a। तो √3/2, साइन थीटा की वैल्यू √3/2 कब होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/3, ठीक है। तो π/3 एंगल पे साइन थीटा की वैल्यू इतनी हो जाएगी। अब कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स दिस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपको टाइम निकालना है, टाइम। तो टाइम क्या होता है, एंगल, कंप्लीट एंगल हो गया 2 थीटा बाई ω/2, कितने से घूम रहा है ये, ω/2 से घूम रहा है, ओके। तो कंप्लीट इधर चला गया, क्या हो गया 4 थीटा, है ना,
ऊपर जाके क्या हो गया 4 थीटा बाय ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू यहाँ से रख दो, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से रखने पे आता है 4 थीटा पाई बाय 3, ओमेगा इज हाउ मच 40 पाई, ठीक है, पाई पाई कैंसिल, 4 4 कैंसिल, तो आंसर इज 1/30 सेकेंड्स। ठीक है, इसको नोट कीजिए, क्या समझ। तो टाइम आ रहा है 1/30 सेकेंड, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था फाइंड द टाइम ड्यूरेशन अप टू विच इट डज नॉट डिटेक्ट साउंड। तो इतने ड्यूरेशन, इतने टाइम गैप तक ये डिटेक्ट नहीं करेगा। सिमिलरली जब ये इधर आता है इस जगह पे, तब भी इतना ही टाइम का गैप होगा जब तक वो डिटेक्ट नहीं करेगा। तो टाइम का गैप ही बताना है, टोटल टाइम नहीं बताना था कि कितने देर तक नहीं सुनाई देगा, ड्यूरेशन बताना है, टाइम गैप जब तक सुनाई नहीं देता है। तो जैसे यहाँ डिटेक्ट, यहाँ से यहाँ तक यहाँ डिटेक्ट नहीं होगा, फिर यहाँ से होगा डिटेक्ट। तो कब तक डिटेक्शन और नॉट डिटेक्शन के बीच में गैप कितना है, या एक जब तक डिटेक्ट हो रहा था फिर नहीं हो रहा था, फिर डिटेक्ट होने लगा, तो डिटेक्शन के बीच का गैप कितना है उसी को बोलेंगे उतने देर तक डिटेक्ट नहीं हुआ, है ना। यहाँ पे डिटेक्ट हुआ, फिर इतने देर तक नहीं हुआ, फिर यहाँ हो गया, तो ये ड्यूरेशन कितना है ये बताना है। तो टाइम ड्यूरेशन इज 1/30 सेकेंड्स। ठीक, तो यहाँ देखो पढ़ रहे थे साउंड, लेकिन चलने लगा SHM। ठीक है, तो वो इसलिए क्योंकि इसकी जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो ऑसिलेशन में है, और जब ऑसिलेशन में होगा तब तक काम आसान करने के लिए आप एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इसको कन्वर्ट करके बना सकते हो। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस बार अब मैं वेव ऑप्टिक्स सब लेना शुरू कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, तो साउंड वेव्स और वेव वगैरह हो गया। वेव ऑप्टिक्स और वेव, साउंड वेव्स, और दोनों में इंटरफेरेंस का कंसेप्ट है। वेव ऑप्टिक्स में लाइट की इंटरफेरेंस होती है और साउंड की इंटरफेरेंस होगी उधर। ठीक है, तो दोनों में कंसेप्ट वही चल रहा होता है। देखिए, तो ये ना YDAC सेटअप, YDAC मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अ पॉइंट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक मतलब एक ही वेवलेंथ है, ठीक है, इज केप्ट एज शोन। ये सोर्स है, यहाँ रखा हुआ है। अ सोर्स इज गिवन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो इसको वेलोसिटी दे दिया जाता है इधर, ओके, पर सेकेंड टुवर्ड्स द स्क्रीन, इस डायरेक्शन में। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन। तो सेंट्रल मैक्सिमा है, उसकी वेलोसिटी क्या हो ये बताना है आपको। ठीक है, ट्राई कीजिए। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे अटेम्प्ट शुरू करेंगे इसको समझते हैं। आपने एसिमेट्रिकल केसेस पढ़ा होगा, एसिमेट्रिकल, कि अगर सोर्स जो है इधर ही एसिमेट्रिकल में हो तो एक पाथ डिफरेंस इसके कारण भी आता है और एक पाथ डिफरेंस इसके कारण आएगा। तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए इन दोनों का पाथ डिफरेंस सेम होना चाहिए, तभी वो 0 होगा। ठीक है, अब सुनो, मान लेते हैं कि ये सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ से y हाइट ऊपर है, y हाइट ऊपर है, तो ये चीज यहाँ पर ऐसे इंटरफेयर किया, ओके, ऐसे इंटरफेयर कर रहा है, और मान लेते हैं ये सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ से y हाइट के ऊपर है, ओके, गॉट इट, लाइक दिस। एक पाथ डिफरेंस तो इनके कारण भी आएगा इधर से, ऐसे, इस तरह से, है ना। तो इसको स्मॉल d ट्रीट किया जाता है और इसको कैपिटल D ट्रीट किया जाता है, सही है। अब सुनो, मान लेते हैं किसी भी इंस्टेंट पर इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x है, ओके, दिस इज x। तो क्योंकि ये बिल्कुल इसमें राइट एंगल बन रहा है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस ये होगी √d² प्लस x², ठीक है ना, ये हो गया। तो किसी भी इंस्टेंट पे यहाँ से डिस्टेंस इसकी x है और ये वाली डिस्टेंस हो गई √d² प्लस x²। तो बताओ पाथ डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा पाथ डिफरेंस, सही है। तो इधर का पाथ डिफरेंस पता है,
मैंने बता दिया रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज द पाथ डिफरेंस। इधर का पाथ डिफरेंस क्या होगा, ये तो हमने पहले भी निकाल रखा है ना YDAC के सेटअप में। तो ये इसका पाथ डिफरेंस आता है, यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉ करो, यहाँ से एंगल ले लो, तो बेसिकली dy बाई डी आता है, dy बाई डी। ठीक है, तो बस यही से काम शुरू करने वाला हूँ। तो पाथ डिफरेंस ऑफ दिस इज रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये होगा। एंड दिस शुड बी इक्वल टू dy बाई डी। ओके, दिस शुड बी इक्वल्स टू dy बाई डी। मतलब मैंने क्या किया, दोनों का पाथ डिफरेंस बराबर कर दिया, तभी सेंट्रल मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या होगी फिर, y की वैल्यू हो जाती है d बाई डी और अंदर में ये हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनसे x को बाहर निकाल लेता हूँ। तो x को बाहर निकालने से अंदर क्या हो गया, अंदर हो गया 1 प्लस डी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, होल टू द पावर हाफ लिख सकते हैं क्या पूरे में, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस एक्स। ठीक है, अब सुनो, क्योंकि x की वैल्यू d के मुकाबले बहुत बड़ी है, तो वहाँ बाइनोमियल देखो कि ये 50 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा है इसके मुकाबले, मेरे डायग्राम में ऑलमोस्ट सेम दिख रहा होगा, बट बहुत छोटा है, ये 50 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है। ओके, तो देखो ये वाली वैल्यू बहुत बड़ी है इसके सामने, तो यहाँ पे बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं। तो बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगाने से क्या हो गया, ये हो जाएगा 1 प्लस ये पावर नीचे आ जाएगा, तो डी स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर माइनस एक्स, ऐसे हो गया। ठीक, अब इस ब्रैकेट को ओपन करो, ओपन करने से क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू डी बाई डी। ओके, ब्रैकेट ओपन किया तो अंदर आ गया x प्लस ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक कम हो जाएगा, तो डी स्क्वायर बाई 2x। आया समझ, ये अंदर गया तो ये इसको कम कर दिया है ना, माइनस एक्स। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, y इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, इसको भी अब अंदर ले जाओ, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो ये d और ये d सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो d बाई 2x। तो देखो y एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया। सही है, अब सुनो, x का मतलब क्या था, यहाँ से किसी भी इंस्टेंट पे इसका डिस्टेंस, y क्या है, उसी इंस्टेंट पे इसके डिस्टेंस। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर सोर्स की वेलोसिटी इतनी है तो बताओ सेंट्रल मैक्सिमा की वेलोसिटी क्या होगी, है ना, सेंट्रल मैक्सिमा की। तो बस इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या आएगा, dy बाई डी टी इक्वल्स टू x डिनोमिनेटर में, बाकी सारे टर्म कांस्टेंट है, d बाई टी डू। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx बाई डी टी। आया समझ x का डिफरेंशिएशन। अब समझो ध्यान से, dx बाई डी टी का क्या मतलब होगा, dx बाई डी टी का मतलब होगा इस x के चेंज होने का रेट, उसी को तो वह वेलोसिटी बोलेंगे, ये जो v गिवन है क्वेश्चन में, मतलब 1 mm पर सेकेंड लिखा जा सकता है। और एक बात, मैं यहाँ से डिस्टेंस ले रहा हूँ, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे x कम होने लगेगा। इसका मतलब दिस वेलोसिटी इज एक्चुअली माइनस डी एक्स बाई डी टी। क्या है, माइनस डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ पे जो माइनस है और डी एक्स बाई डी टी है, ये दोनों के जगह क्या लिख सकते हो, 1 mm पर सेकेंड। ठीक है, कैपिटल डी की वैल्यू 1 मीटर है, स्मॉल डी की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, बस हो गया। तो वेलोसिटी आ जाएगा ये y वाले का। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ
central maxima y, and this is how much d 1 mm, sorry 1 meter, small d 10, तो इसको लिख सकते हैं 10 to the power -2 मीटर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या है 50, जब वो 50 पे था तब बताना है ना, तो 50 डिवाइड बाय 100 करोगे तो 0.5 सेंटीमीटर हो गया, तो 0.5 मीटर, सॉरी 0.5 का स्क्वायर इंटू कितने से आ रहा है ये 1 mm पर सेकेंड, तो इसको लिखोगे 10 टू दी पावर -3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो आंसर क्या आ रहा है, ये सारे के सारे मीटर में ही थे, ओके, ये भी मीटर में, तो ये मीटर मीटर तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ऊपर क्या आता है 10 टू दी पावर -2 और 10 टू दी पावर -3, टोटल कितने हो गए 10 टू दी पावर -5। अच्छा, नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है 2 इंटू 25, 0.25। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ऊपर चला गया 100, तो 25 1 जा 25 4 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो आंसर क्या हो गया 0.02 मिलीमीटर पर सेकेंड। बोल सकते हैं क्या 2 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से 10 टू द पावर -3 अलग कर दो तो -2 रहेगा, 0.02 मिलीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये था 1 mm पर सेकेंड, तो आंसर आया 0.02 mm पर सेकेंड। तो मैंने क्या किया, YDAC में वेलोसिटी का कंसेप्ट मिलाकर क्वेश्चन पूछ लिया। तो आपको सिर्फ करना क्या होता है, पाथ डिफरेंस सही तरीके से निकालना होता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको रास्ता कुछ ना कुछ दिख जाएगा और वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो नोट डाउन करो, इसको देखो, एनालाइज करो। बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन YDAC violet light of wavelength this is used, find the slit separation in the setup so that the third minimum is obtained on the screen at an angle of 30 degree। तो अगर एंगल की बात हो रही है तो कैसे करेंगे, वो इस क्वेश्चन में मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, ट्राई कीजिए। चलिए, तो मैं पहले सेटअप तैयार कर लेता हूँ। ये ऐसे सेटअप है और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस बिटवीन द, फाइंड द स्लिट सेपरेशन, तो ये निकालना है मुझे, डी, स्मॉल डी निकालना है। ठीक है, स्मॉल डी निकालना है। अब इधर से सोर्स ऑफ लाइट है, तो इस तरह से इंटरफेयर करते हैं ये। ओके, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो स्लिट है वो 30 डिग्री बना रहा है ना, तो यहाँ से अगर आप बनाओगे तो ये 30 डिग्री आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो ये y है। ठीक, और इसमें लिखा है कि थर्ड मिनिमा आना चाहिए। ओके, तो पाथ डिफरेंस क्या आता था, अगर आपको याद हो तो ये आता था ना, ये एंगल अगर थीटा है, दिस इज थीटा एंड दिस इज ऑल्सो थीटा। ओके, तो देयरफॉर दिस इज d sin थीटा, रिमेंबर दिस इज द पाथ डिफरेंस। तो बस पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल्स टू 2n + 1
लैम्डा बाई 2 फॉर मिनिमा, है ना, मिनिमा की बात हो रही है। तो मिनिमा के लिए मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया। तो मिनिमा के लिए n इक्वल्स टू 3 रखेंगे क्योंकि थर्ड मिनिमा लिखा हुआ है यहाँ पर, थर्ड मिनिमा। तो पाथ डिफरेंस इज d साइन थीटा इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 3। तो इसको एक काम करो, 2n प्लस 1 नहीं 2n माइनस 1 यूज़ करो, ठीक है। और n की वैल्यू मैं 1 से लेकर शुरू कर रहा हूँ, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, तो n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 6 माइनस 1 5 हो गया, तो 5 लैम्डा बाई 2 ये हो गया, ठीक है। अब देखो सारी जानकारी आपको पता ही है, अब तो बहुत ही आसान हो गया ये क्वेश्चन। क्या करना है बस इसमें d साइन 30 इक्वल्स टू 5 लैम्डा बाई 2 यूज़ करना है। तो साइन 30 क्या होगा 1 बाई 2, तो 2 और 2 हो गए कैंसिल। तो d इक्वल्स टू क्या आ गया 5 लैम्डा, d इक्वल्स टू 5 लैम्डा। लैम्डा क्या है 4200, ठीक है। तो इसको लिखोगे 5 इंटू 4200 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम इज 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आंसर आएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक। तो अमूमन सेंटीमीटर में ही होता है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना डी के लिए, ठीक। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिया था, बट इसमें ध्यान रखना है कि अगर एंगल पूछा जाए तो कैसे रिलेट करना है। तो यहाँ से एंगल लेना होता है और ये एंगल को पाथ डिफरेंस के बराबर करना हो, पाथ डिफरेंस में भी एंगल वही बनेगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखिए क्या हो रहा है इसमें। ये भी YDAC सेटअप ही है, ओके। और इस YDAC सेटअप में D और D की वैल्यू गिवन है, बट द डिफरेंस इज अब एक वेवलेंथ नहीं है, दो वेवलेंथ ऑफ लाइट है, ओके। लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, तो लाइट के अंदर दो वेवलेंथ्स है, ओके। तो लाइट के अंदर क्या है दो वेवलेंथ, इनकी वैल्यू 400 है और 560 नैनोमीटर है, ठीक। तो अगर मोनोक्रोमेटिक नहीं है, अलग अलग वेवलेंथ लाइट में है, तो उन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं वो मैं इससे सिखाना चाह रहा हूँ। तो फाइंड द सेपरेशन बिटवीन टू रीजन्स ऑफ कंप्लीट डार्कनेस। तो देखो लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग अपना होगा ब्राइट डार्क, लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग अपना रीजन होगा ब्राइट डार्क। तो ऐसा रीजन बताना है जो कंप्लीट डार्क हो सकता है पहले वाले का ब्राइट दूसरे वाले का डार्क हो, तो वो तो कंप्लीट डार्क नहीं होगा। तो आपको एक रीजन ऐसा ढूंढना है जो कंप्लीट डार्क हो और उनके बीच का सेपरेशन बताना है आपको, ठीक। तो सोचो 2 मिनट, मैं आपको हिंट देता हूँ। कंप्लीट डार्क होने के लिए दोनों की जो मिनिमा है वो सेम पॉइंट पर बनना चाहिए, है ना, दोनों का मिनिमा कोइंसाइड करना चाहिए। तो जहाँ पे मिनिमा कोइंसाइड करेगा वहीं पर कंप्लीट डार्क होगी। तो जहाँ जहाँ होगी वहाँ आपको पॉइंट बताना है और उनका डिफरेंस ले लेना है, बस सेपरेशन आ जाएगा, ठीक है। ट्राई कीजिए। चलिए फिर सॉल्व करते हैं, आ जाओ। तो देखो क्योंकि दो वेवलेंथ अलग अलग थे इसलिए इनका y भी अलग अलग आएगा, ठीक है। तो क्योंकि डार्कनेस की बात हो रही है तो क्या लिखेंगे d बाई डी, है ना, d बाई डी 2n माइनस 1 लैम्डा 1 बाई 2। ये इसका डार्क की हो गई, इसकी पोजीशन हो गई, है ना। तो ये इसकी डार्क और उसकी डार्क दोनों की सेम होनी चाहिए, तो d बाई डी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दोनों का वो n सेम हो, तो एक को m कर देते हैं, दूसरे को n कर लेंगे, लैम्डा 2 बाई 2, ठीक है। इक्वेशन समझ आया कि दोनों के डार्कनेस की बात हो रही है, इसका मतलब दोनों का y का पोजीशन सेम कर दो और डार्क वाला इक्वेशन लगा दो, तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ठीक है। अब लैम्डा 1 400, तो यहाँ 400 रखेंगे, यहाँ पे 560 रखेंगे, तो ये हो गया 2m माइनस 1 इंटू 400
एंड 2n माइनस 1 इंटू 560, तो ये कैंसिल हो गया। और अब 8 5 जा 8 7 जा, तो 5 और 7 है, ठीक है। अब सुनो, यहाँ से m की वैल्यू n के टर्म्स में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, जरा इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो 10m माइनस 5 इक्वल्स टू 7 टू जा 14 n माइनस 7, ठीक है। तो पहले तो प्लस 5 इधर कर दो, 14n माइनस 7 प्लस 5 इक्वल्स टू 10m, सही है, उधर चला गया। अब 10 से कर दो डिवाइड, तो क्या आएगा आंसर, 10 से डिवाइड करेंगे तो m इक्वल्स टू 7 में 5 गया तो माइनस 2 हो गया, तो 14n माइनस 2 बाई 10, ठीक। अब सुनो, ये तो सिंप्लीफाई होगा नहीं, 2 कॉमन ले लो ऊपर, तो आ जाएगा 7n माइनस 1 बाई 5 इज m। अब कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए आपको मैं यही चीज़ सिखाना चाह रहा था इससे। तो इसके लिए ये क्या है कि एक इंटीजर है, ये दोनों क्या है, इंटीजर है, क्योंकि एक नंबर है ना। ये तो काउंटिंग हो रही है ना, तीसरा चौथा पांचवा आठवां 11वां, तो ये काउंटिंग है। तो काउंटिंग है तो ये दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो फिर इंटीजर की वैल्यू डाल कर दोनों इंटीजर आने वाला जो नंबर बनेगा वही नंबर लोगे। तो जैसे n इक्वल्स टू 1 डालो, तो 1 डालोगे तो ये 6/5 होगा, ये इंटीजर नहीं बना इसलिए 1 नहीं होगा। n इक्वल्स टू 2 डालो, तो 7 टू जब 14 माइनस 1 13 नहीं बनेगा, 5 का मल्टीपल नहीं है। अब 3 डालते हैं, तो 7 3 जब 21 माइनस 1 20/5 ये बन गया। तो जब n इक्वल्स टू 3 है, n इक्वल्स टू 3 है, तो 21 माइनस 1 20/5 4, तो m इक्वल्स टू 4 हो गया। इसका मतलब थर्ड डार्क ऑफ लैम्डा 2 कोइंसाइड विथ फोर्थ डार्क ऑफ लैम्डा 1, समझ में आया। तो पहला तो मिल गया मुझे, और वो कंप्लीट डार्कनेस होगी क्योंकि दोनों की डार्कनेस कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं 3 के बाद आगे बढ़ते हैं 4 रखोगे तो 28 माइनस 1 नहीं होगा, 5 रखो 35 माइनस 1 नहीं होगा, 6 रखो 42 माइनस 1 41 नहीं होगा, 7 रखो 49 माइनस 1 नहीं होगा, 8 रखो तो 8 7 जा 56, 56 माइनस 1 55 इंटीजर दे देगा। तो n की वैल्यू जब 8 होगी तो m की वैल्यू 11, बिकॉज 55/5 इज 11। तो 2 ही चाहिए था, है ना। तो मिल गया आपको इंटीजर। अब क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन 2 रीजन ऑफ कंप्लीट डार्कनेस। तो कंप्लीट डार्कनेस तो इन दोनों के साथ में हो रहा है, तो इनका डिफरेंस बताना है आपको, ओके। तो द क्वेश्चन आस्क्ड हैज आंसर्ड लाइक दिस, डेल्टा y इज y 8 माइनस y 3, यही हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। तो y 8 n की किससे करस्पॉन्डिंग दिया था मैंने, लैम्डा 2 क्या है 560। तो आप लिखोगे d बाई डी, ओके 8, तो 8 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 1 15, तो 15 लैम्डा 2/2 माइनस डी 3 रखोगे 3 2 6 माइनस 1 5, तो 5 लैम्डा 2 डी बाई इंटू 2, ठीक है, ये होगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा d लैम्डा 2/2d, 15 माइनस 5 इज 10,
ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, हो जाएगा 5। तो 5d लैम्डा 2/d, ठीक है, वैल्यूज रख दें। तो 5 इंटू डी, डी कितना है 1, लैम्डा 2 कितना है 560 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई स्मॉल डी कितना है 1 mm, तो 1 mm इज 10⁻⁻3, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, ये मीटर में आंसर आ जाएगा। ओके, गॉट माय पॉइंट। तो सेपरेशन बिटवीन टू, अच्छा ये तो केवल, हाँ इसका डिफरेंस में आ गया, सही है, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। तो मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि अगर एक से ज़्यादा वेवलेंथ का मिक्सचर हो, है ना, मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ हो, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं। गॉट इट। तो स्टूडेंट, जेई एडवांस क्रैश कोर्स यहीं पर ही एंड होता है मेरे एंड से। कुछ टॉपिक्स और हैं जो आपको आता रहेगा कुछ से कुछ। तो आई होप जो भी मैंने क्वेश्चंस लिए, टॉपिक लिए, वो समझ आया होगा आपको। वैसे आपके रिस्पांस, आपके कमेंट से समझ में आ रहा है कि आप लोग काफ़ी बढ़िया से पढ़ रहे हो और एंजॉय भी कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच। एंड बस जेई एडवांस के लिए बढ़िया से आप सॉल्व कीजिए और मेहनत कीजिए, और अच्छे रिजल्ट के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। ठीक, विथ दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई जेई एडवांस क्रैश कोर्स। थैंक यू। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में, ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।